पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक शासन क्रूर, बर्बर एवं गौरवहीन था। सुल्तान स्वयं अत्यंत शुष्क एवं हृदयहीन था, जिसके कारण लोगों को न केवल बहुत कम अपराध के आरोप में अपितु अपराध के संदेह में भी मृत्युदंड दे दिया जाता था। उसने अपने अमीरों से लेकर सैनिकों, किसानों एवं जनसाधारण की संपत्ति छीनकर देश में निर्धनता का नया अध्याय लिखा था। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म ईस्वी 1266 में हुआ था। 30 साल की आयु में अर्थात ईस्वी 1296 में वह सुल्तान बना था और ईस्वी 1316 तक वह शासन करता रहा। किंतु उसके शासनकाल में ईस्वी 1312 से लेकर ईस्वी 1316 तक का समय प्रतिक्रिया का काल माना जाता है। ईस्वी 1312 तक अलाउद्दीन खिलजी के समस्त उद्देश्य पूरे हो चुके थे। साम्राज्य विस्तार का कार्य पूरा हो चुका था। मंगोलों को बुरी तरह परास्त किया जा चुका था। उत्तर भारत में स्थानीय शासन पर भी कब्जा कसा जा चुका था तथा दक्षिण भारत में राजाओं से वार्षिक कर देना स्वीकार करवाकर उन्हें दिल्ली के अधीन किया जा चुका था। ईस्वी 1312 के आते आते अलाउद्दीन खिलजी थकने लगा। मात्र 46 वर्ष की आयु में उसे बुढ़ापे ने घेर लिया, जिसके कारण सुल्तान की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रह गई। उसके कई विश्वस्त अमीर एवं सेनापति भी मर गए। राज्य की सैनिक शक्ति ईस्वी 1306 से मलिक काफूर के हाथों में जाने लगी थी, किंतु ईस्वी 1312 के बाद मलिक काफूर का सेना पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। यद्यपि शहजादा खिज्र खां सुल्तान का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था, परंतु उसमें इतने विशाल साम्राज्य को संभालने की योग्यता नहीं थी। अलाउद्दीन के दरबार में 2 दल बन गए थे। एक दल शहजादे खिज्र खां का था, जिसे शहजादे की मां मलिकाए जहां संभाल रही थी। शहजादे का मामा अल्प खां उसका सहयोग कर रहा था। दूसरा दल मलिक काफूर का था, जिसका सेना के ऊपर प्रभाव था। मलिक काफूर की दृष्टि दिल्ली के तख्त पर थी, अतः वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने लगा जिससे संपूर्ण राजनीतिक शक्ति भी उसी के हाथों में आ जाए। दुष्ट मलिक काफूर सुल्तान की वृद्धावस्था जानकर अब उससे उन सब अपमानों एवं कष्टों का बदला लेना चाहता था जो मलिक काफूर ने जीवन भर सहे थे। मलिक काफूर का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, किंतु सुल्तान के सुख भोग के लिए उसे बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया। सुल्तान के सुख भोग के लिए ही मलिक काफूर को हिंजड़ा बनाकर सुल्तान की पुरुष रखैल के रूप में रखा गया। अब वह समय आ गया था जब मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सर्वनाश कर दे। उसने राज परिवार में फूट पैदा करने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को समझाया कि मलिकाए जहां शहजादा खिज्र खां तथा अमीर अल्प खां और मुबारक खां सुल्तान की हत्या करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि खिज्र खां को सुल्तान बनाया जा सके। अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर की बातों में आ गया और उसने अपने पुत्र खिज्र खां तथा मुबारक खां को ग्वालियर के कारागार में डलवा दिया। सुल्तान ने मलिकाए जहां को पुरानी दिल्ली में कैद कर लिया और मलिकाए जहां के भाई अल्प खां की हत्या करवा दी। इससे अमीरों एवं राजघराने में अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध असंतोष की अग्नि और अधिक भड़क गई। इस असंतोष की चिंगारियां अलाउद्दीन तक पहुंचने लगीं और उसे लगने लगा कि राजमहल का प्रत्येक व्यक्ति सुल्तान के प्राण लेना चाहता है। हत्या के भय से अलाउद्दीन खिलजी उन्मादी हो गया और जरा जरा सी बात पर चिढ़कर
लोगों के सिर तराशने अर्थात सिर काटने के आदेश देने लगा। इससे स्थिति और अधिक बिगड़ गई। अब कोई भी व्यक्ति सुल्तान के निकट जाने को एवं उसके सामने पड़ने को तैयार नहीं था। अलाउद्दीन के सेवक जब भोजन लाकर उसके समक्ष रखते तो सुल्तान को लगता था कि उसमें जहर मिला हुआ है, इसलिए वह भोजन की थालियां उठाकर फेंक देता और भोजन परोसने वालों को लात घूंसों से पीटने लगता। जब अलाउद्दीन के अमीर उसे दूरस्थ राज्यों के समाचार लाकर देते कि अमुक गवर्नर अथवा राजा ने बगावत करके स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो अलाउद्दीन पागलों की तरह दहाड़े मारकर रोने लगता। जो तिलिस्म उसने तलवार के बल पर खड़ा किया था वह तलवार पर पकड़ ढीली पड़ते ही विलुप्त होने लगा था। अलाउद्दीन के जीवन का अंतिम भाग उतना ही बुरा था जितना उसके जीवन का आरंभिक भाग। वह बहुत छोटा बच्चा ही था जब उसके पिता का निधन हो गया था। जब वह जवान हुआ तो उसने अपने पालनकर्ता ताऊ एवं ससुर की हत्या कर दी और अब जबकि वह बूढ़ा हो रहा था उसने अपनी पत्नी एवं जवान पुत्रों को जेल में डाल दिया। इन्हीं परिस्थितियों में अलाउद्दीन खिलजी घातक रूप से बीमार पड़ा और 4 जनवरी 1316 को उसकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों का मत है कि मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को विष देकर मार डाला। इस समय अलाउद्दीन की बेगम मलिकाए जहां, बड़ा शहजादा खिज्र खां तथा उससे छोटा शहजादा शादी खां जेल में बंद थे। मरहूम अलाउद्दीन के और भी कई पुत्र थे जिनमें से किसी एक को सुल्तान बनाया जाना था। चूंकि सेना पर मलिक काफूर का नियंत्रण था इसलिए वही उत्तराधिकार का निर्णय कर सकता था। उसने तुर्की अमीरों को एकत्रित किया और उन्हें मरहूम सुल्तान द्वारा लिखी गई एक वसीयत दिखाई जिसमें सुल्तान ने अपने सबसे छोटे पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी और मलिक काफूर को उसका संरक्षक नियुक्त किया था। उस समय शहजादा शिहाबुद्दीन उमर केवल 5 साल का था। स्वार्थी अमीरों ने इस वसीयत को स्वीकार कर लिया तथा उमर को सुल्तान घोषित कर दिया। मलिक काफूर उसका संरक्षक बन गया। इस प्रकार राज्य की सारी शक्ति मलिक काफूर के हाथों में चली गई और वह सल्तनत का वास्तविक शासक बन गया। राज्य की बागडोर हाथ में आते ही मलिक काफूर ने खिलजी वंश के समर्थकों पर अत्याचार करने आरंभ किए। उसने खिलजी वंश के समस्त समर्थकों को उनके पदों से हटा दिया। इतना होने पर भी मरहूम सुल्तान का बड़ा शहजादा खिज्र खां तथा सुल्तान का दूसरा शहजादा शादी खां मलिक काफूर के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा कर सकते थे। अगली कड़ी में देखिए, एक किन्नर ने अलाउद्दीन खिलजी की बेगम से विवाह कर लिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।